स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन काफ़ी जटिल विषय पर बात करने वाले हैं, अनीमिया। हमारे पास ना इसका वर्गीकरण समझाने वाला एक चार्ट है और आज हम इसी की मदद से इसी को देख देख कर अनीमिया के अलग अलग प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है इस चार्ट का विश्लेषण करके ये समझना कि कैसे लाल रक्त कोशिकाओं का आकार यानी MCV और कुछ दूसरे संकेतों के आधार पर अनीमिया के प्रकारों को पहचाना जा सकता है। जैसा हमें ये सामग्री में दिख रहा है, ये चार्ट इस थोड़े उलझे हुए विषय को सुलझाने में एक अच्छा एक शुरुआती पॉइंट हो सकता है, एक तरह से गाइड करेगा हमें। तो ठीक है, खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को। ये चार्ट एनीमिया को सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाओं के औसत आकार MCV के आधार पर 3 हिस्सों में बांटता है। पहली श्रेणी है माइक्रोसिटिक अनीमिया, मतलब जहां कोशिकाएं सामान्य से छोटी होती हैं। चार्ट कहता है कि यहां MCV 80 फेम्टोलीटर FL से कम होता है। तो इसका क्या मतलब है, ये छोटी क्यों हो जाती हैं कोशिकाएं? बिल्कुल, ये पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्लासिफिकेशन का। MCV 80 FL से कम तो माइक्रोसिटिक एनीमिया। और चार्ट बिल्कुल सही बताता है कि इसका जो मूल कारण है वो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में किसी न किसी लेवल पर कोई दिक्कत होना है। हीमोग्लोबिन हम जानते हैं RBC का वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। ये हीम और ग्लोबिन चेन से बनता है। अब अगर इनके बनने में ही दिक्कत है तो पूरी RBC ठीक से नहीं बनेगी और अक्सर वो साइज में छोटी रह जाती है। अच्छा। हाँ, तो चार्ट के हिसाब से ये दिक्कत या तो ग्लोबिन चेन बनाने में हो सकती है, जैसे थैलेसीमिया में होता है, या फिर प्रॉब्लम हीम के सिंथेसिस में हो सकती है। हीम बनने के लिए आयरन और दूसरी चीजें चाहिए। हीम सिंथेसिस में गड़बड़ी के उदाहरण हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया या फिर लेड पॉइजनिंग। और हाँ, आयरन की कमी वो तो बहुत ही कॉमन कारण है माइक्रोसिटिक एनीमिया का। हालांकि चार्ट ये इशारा कर रहा है कि आयरन की कमी में कोशिकाएं आमतौर पर बीमारी के थोड़े बाद की स्टेज में छोटी होती हैं। शुरू में वो नॉर्मोसिटिक भी हो सकती हैं। ओह, ओके। हाँ, तो दिलचस्प बात ये समझना है कि कैसे अलग-अलग कारण, ग्लोबिन चेन, हीम सिंथेसिस, आयरन की कमी, आखिर में एक ही जगह ले जाते हैं, छोटी RBC, क्योंकि कोशिका को भरने के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा। अच्छा, तो मतलब जैसे कोशिका का जो मेन सामान है हीमोग्लोबिन, अगर उसको बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, ग्लोबिन चेन, हीम या हीम के लिए आयरन, उनमें कहीं रुकावट है तो कोशिका पूरी भर नहीं पाती, छोटी रह जाती है। ये समझना जरूरी है। अब चार्ट के बीच वाली शाखा पर आते हैं, नॉमोसिटिक एनीमिया। यहाँ कोशिकाओं का आकार सामान्य है, MCV 80 से 100 FL के बीच। लेकिन यहाँ चार्ट एक और विभाजन दिखा रहा है, रेटिक्युलोसाइट इंडेक्स के आधार पर। ये क्या है रेटिक्युलोसाइट इंडेक्स, और ये विभाजन क्यों? हाँ, ये विभाजन बहुत जरूरी है। यह हमें एनीमिया के कारण की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। रेटिकुलोसाइट्स असल में वो नई नई बनी हुई लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो अभी अभी बोन मैरो से ब्लड में आई हैं, यंग RBCs। तो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स हमें बताता है कि बोन मैरो एनीमिया के जवाब में कितनी तेजी से नई कोशिकाएं बना रहा है, क्या वो ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। ओके। तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया को इस इंडेक्स के बेस पर 2 ग्रुप में बांटा है। पहला नॉन हीमोलिटिक, जिसमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कम होता है, मतलब बोन मैरो जरूरत के हिसाब से नई कोशिकाएं नहीं बना पा रहा, प्रॉब्लम है प्रोडक्शन में। दूसरा समूह है हीमोलिटिक, जिसमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स ज्यादा होता है, मतलब बोन मैरो ज्यादा कोशिकाएं बना रहा है, आमतौर पर इसलिए क्योंकि कोशिकाएं ब्लड में जल्दी टूट रही हैं, नष्ट हो रही हैं। प्रॉब्लम है डिस्ट्रक्शन में। समझ गए। तो कम रेटिकुलोसाइट इंडेक्स मतलब बोन मैरो सुस्त है या बना नहीं पा रहा, इसके कारण क्या हो सकते हैं फिर? चार्ट के अनुसार कम रेटिकुलोसाइट इंडेक्स वाले नॉर्मोसिटिक एनीमिया यानी प्रोडक्शन प्रॉब्लम वाले के आम कारणों में है। एक तो आयरन की शुरुआती कमी। इस स्टेज में आयरन कम तो है, पर इतना नहीं कि कोशिका छोटी हो जाए, तो MCV नॉर्मल है पर प्रोडक्शन धीमा हो गया है। अच्छा। दूसरा, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ACD। लंबी बीमारी या इन्फ्लेमेशन में बोन मैरो का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, आयरन का यूज भी ठीक से नहीं होता। तीसरा, एप्लास्टिक एनीमिया। ये गंभीर है, इसमें बोन मैरो ही फेल हो जाता है, सभी तरह की कोशिकाएं बनाना बंद कर देता है। ओह। और चौथा, क्रोनिक किडनी रोग, CKD। किडनी EPO हार्मोन बनाती है जो RBC प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। CKD में EPO कम बनता है,
तो इन सब में प्रॉब्लम मूल रूप से प्रोडक्शन में कमी है। ठीक है, ये वो स्थितियां हुई हैं जहां बोन मैरो काफी नहीं बना पा रहा। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया, जहां रेटिकुलोसाइट इंडेक्स ज्यादा है। आपने कहा इसका मतलब बोन मैरो तेजी से काम कर रहा है, शायद कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं इसलिए। बिल्कुल सही पकड़ा। हाई रेटिकुलोसाइट्स इंडेक्स साफ इशारा है कि बोन मैरो ओवर टाइम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा नई कोशिकाएं भेज रहा है ताकि जो नष्ट हो रही हैं उनकी कमी पूरी हो सके। ये स्थिति हीमोलिसिस कहलाती है, मतलब आरबीसीज का समय से पहले टूटना। अब सवाल यह है कि ये टूट क्यों रही हैं? चार्ट इस हीमोलिटिक ग्रुप को आगे दो मुख्य कारणों में बांटता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कारण। इंट्रिंसिक बनाम एक्सट्रिंसिक, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये बताता है कि प्रॉब्लम सेल के अंदर है या बाहर? बिल्कुल सही समझा आपने। इंट्रिंसिक का मतलब है कि समस्या लाल रक्त कोशिका के अंदर ही है। मतलब कोशिका की अपनी बनावट में, उसकी झिल्ली में, उसके एंजाइम में या हीमोग्लोबिन में ही कोई जन्मजात या बाद में हुई खराबी है जिसके कारण वो जल्दी टूट जाती है। घर की समस्या समझ लीजिए। अच्छा। चार्ट में इसके उदाहरण हैं। पहला, मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स, कोशिका की झिल्ली में दिक्कत, जैसे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जिसमें सेल गोल और नाजुक हो जाते हैं, या पीएनएच। दूसरा, एंजाइम की कमी, जैसे G6PD डेफिशिएंसी। इसमें एक एंजाइम की कमी से सेल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं झेल पाता, टूट जाता है, या पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। तीसरा, हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिन की बनावट में ही प्रॉब्लम। सबसे फेमस उदाहरण सिकल सेल एनीमिया है। कोशिकाएं सिकल शेप की हो जाती हैं, टूट जाती हैं। HBC रोग भी इसी में है। इन सब इंट्रिंसिक मामलों में सेल अपने अंदरूनी डिफेक्ट की वजह से ही नष्ट हो रहा है। ओके, तो इंट्रिंसिक मतलब सेल की अपनी अंदरूनी बनावट या काम में ही कोई गड़बड़ी है। तो फिर एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ? क्या इसमें सेल नॉर्मल होते हैं? हाँ, एक्सट्रिंसिक हीमोलाइसिस में आरबीसी ज्यादातर नॉर्मल होते हैं, लेकिन कोई बाहरी फैक्टर उन्हें नष्ट कर रहा होता है। प्रॉब्लम सेल के बाहर है। अच्छा, बाहर से कोई अटैक? हाँ, कुछ ऐसा ही। चार्ट इसके मुख्य कारण बताता है। पहला, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, AIHA। इसमें बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही गलती से आरबीसीज पर हमला कर देता है, एंटीबॉडीज बना देता है उनके खिलाफ। अरे। दूसरा, माइक्रोएंजियोपैथिक या मैक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिसिस। इसमें आरबीसीज छोटी या बड़ी ब्लड वेसल्स में मैकेनिकल डैमेज से टूटती हैं, जैसे TTP, HUS में छोटी वेसल्स में थक्के बनने से या आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स से। तीसरा, संक्रमण। कुछ इन्फेक्शंस सीधे आरबीसी पर हमला करते हैं, जैसे मलेरिया, या इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा। अब देखिए, ये इंट्रिंसिक बनाम एक्सट्रिंसिक का फर्क समझना क्लिनिकली बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि जांच किस तरफ करनी है। इंट्रिंसिक के लिए सेल की बनावट, एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन टाइपिंग, जेनेटिक टेस्ट देखने होंगे, जबकि एक्सट्रिंसिक के लिए एंटीबॉडीज, कूम्स टेस्ट, इन्फेक्शंस, वेसल्स की प्रॉब्लम ढूंढनी होगी। इलाज भी इसी हिसाब से अलग होता है। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल और काम का वर्गीकरण है नॉमोसिटिक एनीमिया को समझने के लिए। प्रोडक्शन प्रॉब्लम और डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम बिल्कुल अलग हो गए। तो हमने छोटी माइक्रोसिटिक और सामान्य आकार नॉमोसिटिक वाली कोशिकाओं के एनीमिया देख लिए। अब चार्ट की आखिरी मेन ब्रांच मैक्रोसिटिक एनीमिया। यहाँ कोशिकाएं नॉर्मल से बड़ी हैं, MCV 100 FL से ज्यादा। यहाँ भी चार्ट दो सबटाइप दिखा रहा है, मेग्लोब्लास्टिक और नॉन मेग्लोब्लास्टिक। इनमें क्या अंतर है? हाँ, मैक्रोसिटिक एनीमिया यानी बड़ी आरबीसीज वाला एनीमिया को भी आगे बांटना जरूरी है, क्योंकि बड़ी कोशिकाएं अलग अलग वजहों से बन सकती हैं। चार्ट इन्हें मेग्लोब्लास्टिक और नॉन मेग्लोब्लास्टिक में बांटता है। ये फर्क इस बात पर है कि सेल के बड़े होने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, खासतौर पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के डेवलपमेंट में तालमेल है या नहीं। मेग्लोब्लास्टिक, ये नाम तो अक्सर विटामिन B12 या फोलेट की कमी के साथ सुना है। क्या ये वही है? बिल्कुल। मेग्लोब्लास्टिक एनीमिया सीधा सेल के DNA सिंथेसिस या उसकी रिपेयर में प्रॉब्लम से जुड़ा है। DNA बनना सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। जब DNA ठीक से नहीं बनता तो सेल का न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो पाता और सेल डिवीजन में देर होती है। लेकिन इस दौरान सेल का साइटोप्लाज्म नॉर्मली बढ़ता रहता है। अच्छा। हाँ, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बढ़ने में ये जो तालमेल बिगड़ता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, उससे कोशिकाएं अजीब तरह से बड़ी हो जाती हैं। इन्हीं को मेग्लोब्लास्ट कहते हैं। चार्ट के मुताबिक इसके क्लासिक और सबसे कॉमन कारण विटामिन B12 और फोलेट B9 की कमी है। ये दोनों DNA बनाने के लिए जरूरी हैं।
इनके अलावा चार्ट कुछ और कम कॉमन कारण भी बताता है, जैसे ओरोटिक एसिडूरिया या फेंकोनी एनीमिया जो डीएनए रिपेयर से जुड़ा है। सब में मूल प्रॉब्लम डीएनए लेवल पर है। तो मेगलोब्लास्टिक मतलब डीएनए बनने में दिक्कत, जिससे न्यूक्लियस धीरे और साइटोप्लाज्म तेजी से बढ़ता है, नतीजा बड़ी सेल। ये क्लियर है। लेकिन फिर ये नॉन मेगलोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या बला है? इसमें भी सेल बड़े हैं पर डीएनए वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बड़े क्यों हैं? एकदम सही सवाल पूछा आपने। नॉन मैग्लोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक अनीमिया में भी आरबीसीज बड़ी होती हैं, एमसीवी 100 फेम्टोलीटर्स, लेकिन ये डीएनए सिंथेसिस की उन खास दिक्कतों के वजह से नहीं होता जो मैग्लोब्लास्टिक में होती हैं। यहाँ मैग्लोब्लास्टिक चेंजेस जैसे हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी आमतौर पर नहीं मिलते। सेल के बड़े होने का तरीका अलग है। तो कैसे, क्या कारण है? चार्ट में इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला, डायमंड ब्लैकफैन एनीमिया। ये एक जन्मजात बोन मैरो फेलियर है जो मेनली आरबीसी प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। यहाँ मैक्रोसिटोसिस का ठीक कारण पूरी तरह क्लियर नहीं है। दूसरा, लिवर की बीमारी। क्रॉनिक लिवर डिजीज में अक्सर ब्लड लिपिड प्रोफाइल बदल जाता है। ये बदले हुए लिपिड्स आरबीसी मेम्ब्रेन में जमा होकर उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे एमसीवी बढ़ जाता है। ओके। तीसरा, ज्यादा शराब पीना। अल्कोहल सीधे बोन मैरो पर टॉक्सिक असर डाल सकता है। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट कर सकता है। हालांकि ज्यादा शराब पीने से फोलेट की कमी भी हो सकती है, जो फिर मेगलोब्लास्टिक पिक्चर दे सकती है। तो यहाँ ओवरलैप भी हो सकता है। ये बात है। हाँ, तो यहाँ ये समझना जरूरी है, जो चार्ट शायद सीधे नहीं कह रहा कि नॉन मेगलोब्लास्टिक मैक्रोसिटोसिस के पीछे कई अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि वर्गीकरण एक बहुत अच्छा शुरुआती ढांचा है, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर भी काफी वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस चार्ट को देखें, तो ये एनीमिया को समझने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका देता है। एक सिंपल लैब टेस्ट सीबीसी में मिलने वाले एमसीवी से शुरू होकर ये हमें एक लॉजिकल रास्ते पर ले जाता है। पहले सेल का साइज देखो, छोटा, नॉर्मल या बड़ा। अगर नॉर्मल है तो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स देखो, प्रोडक्शन प्रॉब्लम है या डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। और फिर हर ब्रांच हमें संभावित कारणों की लिस्ट देती है। ये वाकई एक रोड मैप जैसा है। निश्चित रूप से ये चार्ट इसी बात पे जोर देता है कि सिर्फ एनीमिया पता चलना काफी नहीं है। असल सवाल है कि एनीमिया किस तरह का है और क्यों हो रहा है। एमसीवी उस क्यों का पता लगाने में पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें तुरंत सोचने पर मजबूर करता है, क्या प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन बनाने में है, माइक्रोसिटिक? क्या बोन मैरो कम बना रहा है या सेल टूट रहे हैं, नॉमोसिटिक? या क्या सेल ठीक से मैच्योर नहीं हो रहे या किसी और वजह से बड़े हो रहे हैं, मैक्रोसिटिक? ये हमें प्रोडक्शन प्रॉब्लम, डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम या मैचुरेशन प्रॉब्लम जैसी अलग अलग कैटेगरीज की तरफ गाइड करता है। पहेली सुलझाने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। इतने सारे कारणों वाले टॉपिक जैसे एनीमिया को सिस्टमैटिकली समझने के लिए ये चार्ट वाकई बहुत मददगार है। एक एमसीवी वैल्यू से कितनी सारी परतें खुल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। यह वर्गीकरण हमें एक मजबूत फाउंडेशन देता है। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये चार्ट एक गाइड है, फाइनल डायग्नोसिस नहीं। किसी भी मरीज में अनीमिया का पक्का निदान करने के लिए हमेशा पेशेंट का पूरा क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, लक्षण, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और साथ में और स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए होते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे आयरन स्टडीज, विटामिन लेवल्स, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेरिफेरल स्मेयर का माइक्रोस्कोपिक एग्जाम, कूम्स टेस्ट और कभी-कभी बोन मैरो बायोप्सी भी। चार्ट हमें सही दिशा में सोचने में मदद करता है, लेकिन पूरी पिक्चर इन सबको मिलाकर ही बनती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। चार्ट को एक टूल की तरह देखना है, न कि आखिरी जवाब की तरह। और शायद इसी से जुड़ा एक ख्याल ये भी आता है कि असल जिंदगी में चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही पेशेंट में अनीमिया के एक से ज्यादा कारण एक साथ हों? जैसे मान लीजिए किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज जो नॉमोसिटिक अनीमिया कर सकती है भी हो, और साथ में आयरन की कमी जो माइक्रोसिटिक कर सकती है भी हो। ऐसी मिक्स्ड पिक्चर शायद इस साफ सुथरे क्लासिफिकेशन को काफी कॉम्प्लिकेट कर सकती है ना? ये क्लिनिकल चैलेंज बन सकता है। ये सोचने वाली बात है जरूर।